हेलो गाइस, दिस इज साध्वी एंड आज की इस वीडियो में हम टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं वो है हमारे स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। जो इंटरनेशनल लॉ के रिलेशंस हैं, जो म्युनिसिपल लॉ के साथ हम पढ़ने वाले हैं, वो दो थ्योरीज पर डिपेंड है। पहली मोनिस्टिक थ्योरी एंड सेकंड इज डुअलिस्टिक थ्योरी। तो इन दोनों थ्योरीज को भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हम इंटरनेशनल लॉ का नेचर, उसका क्लासिफिकेशन, उसके प्रिंसिपल्स, ये सब कुछ हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। जिस किसी ने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है इस प्लेलिस्ट की, प्लीज आप प्लेलिस्ट पे जाइए एंड सबसे फर्स्ट वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। सो आज हम इसके स्कोप के बारे में बात करेंगे। स्कोप क्या होता है कि आपका जो इंटरनेशनल लॉ है वो कहाँ तक, उसकी क्या लिमिट्स है जहां तक वो अप्लाई हो सकता है। अब हमें पता है कि इंटरनेशनल लॉ का मतलब ही यही है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे डील करेगा, वर्ल्ड लेवल पे डील करेगा। तो जैसे कि हमें पता है कि जो वर्ल्ड है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है एंड कहीं ना कहीं एक कंट्री को दूसरी कंट्री की किसी ना किसी तरीके से जरूरत पड़ती है। तो उस जरूरत को एक पूरा ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू गवर्न करने की जो पावर है वो इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होता है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं प्रोवाइडिंग अ वाइड रेंज ऑफ डाइवर्स एंड डिमांडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉयर्स। अब अगर जो लॉयर्स है जो इंटरनेशनल लॉ में एक तरीके से डील करते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत डाइवर्स डिमांडिंग अपॉर्चुनिटीज ये प्रोवाइड कराता है हमारा इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ में कौन कौन से टॉपिक्स एक तरीके से आप अगर देखो तो इंटरनेशनल लॉ कवर करता है, वो हमारे हर तरीके के टॉपिक्स को कवर करता है। जैसे बिजनेसेस, मतलब कोई भी अगर ट्रेड है, इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड होते हैं उनको भी डील करता है। ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यूज अगर कोई हैं तो उनको भी डील करता है। ह्यूमन राइट्स के अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो उसमें भी डील करता है। डिप्लोमेसी की बात करें तो उसमें भी डील करता है। तो इट इज अ वेरी ब्रॉड एंड एवर चेंजिंग रीच। ठीक है। नाउ अब हम इसके एक एक करके कुछ स्कोप्स हमने मेंशन किए हैं यहाँ पे। जैसे कि हमें पता है बहुत वाइड रेंज में काम करता है तो सारे तो हम नहीं कर सकते, बट कुछ हैं जो स्पेसिफिक हैं, मेंशन करते हैं, उनको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिप्लोमेसी एंड फॉरेन रिलेशंस। अब इंटरनेशनल लॉ और फॉरेन रिलेशन, आई थिंक आप लोग इसको आपस में इंटरकनेक्ट कर पा रहे होंगे। क्या मतलब है इसका कि इंटरनेशनल लॉ आपका फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, वहां में उसमें भी इसका स्कोप है इंटर फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करने में। डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं हमारे हर कंट्री के। इंडिया का बाहर किसी कंट्री में होगा, बाहर की कंट्री का इंडिया में होगा, हर कंट्री में डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं। तो उनकी वर्किंग को भी कौन गवर्न करता है? आपका इंटरनेशनल लॉ। तो इसमें हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे डिप्लोमेसी और फॉरेन रिलेशन सबसे प्रिंसिपल एरिया है जो इंटरनेशनल लॉ कवर करता है। कोई भी लीगल फाउंडेशन हो गई, फाउंडेशन फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है, बिटवीन स्टेट्स इज प्रोवाइडेड। तो वही जो मैंने बताया कि कोई भी अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस अगर किसी कंट्री के बीच में आपस में है तो उनके लिए लीगल फाउंडेशन कौन स्टेब्लिश करता है? वो इंटरनेशनल लॉ स्टेब्लिश करता है। वो और क्या करता है? फॉरेन आप एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कोई ट्रीटी साइन करती है, कोई कन्वेंशन साइन करती है, कोई एग्रीमेंट साइन करती है, तो उनको भी कौन प्रमोट करता है? आपका इंटरनेशनल लॉ। एंड पीसफुल एंड कोलैबोरेशन एग्जिस्टेंस, अगेन वही इन एग्रीमेंट्स को प्रमोट करता है, पीसफुल और कोलैबोरेशन को एग्जिस्टेंस के थ्रू। अब अगर कोई भी इंटरनेशनल चैलेंज है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज है, तो आपस में जब इतने सारे कनेक्शंस कंट्रीज के बन जाएंगे तो बड़े से बड़ा अगर कोई कन्फ्लिक्ट हमारे वर्ल्ड में आएगा तो वो इंटरनेशनल लॉ के थ्रू काफी पीसफुली मैनेज हो सकता है, काफी सॉफ्टली मैनेज हो सकता है। ओके। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, डिप्लोमेसी एंड फॉरेन रिलेशन। नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बात करता है हमारा ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में। इसका क्या मतलब है? अब देखो, ह्यूमन राइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है। द फ्रीडम एंड राइट्स दैट आर इनएलिएबल टू एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी और रेस आर established by इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। अब बहुत सारे ऐसे लॉ है, ह्यूमन राइट्स लॉ है। ह्यूमन राइट्स के जो ह्यूमन राइट्स मतलब आपके जो नेचुरल राइट्स है, बेसिक राइट्स है, ठीक है, वो आपके इंटरनेशनल लेवल पे एक तरीके से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। एंड कोई भी आदमी हो, कोई भी उस पे
फ्रीडम और राइट्स सबके पास है, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी का हो, किसी भी रेस का हो। तो इन सबको क्या बोलते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी आपका काम किया जाता है, जो इंटरनेशनल लॉ जिसमें वर्क करता है। क्या होता है कि इस डोमेन में क्या होता है कि जो नॉन गवर्नमेंट, हर कंट्री की या बहुत सारी कंट्रीज के आपस में जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है या गवर्नमेंटल एंटिटीज होती है, ये आपस में एक तरीके से कोलैबोरेट करती हैं इन ऐसे इश्यूज को मेंशन वो करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, जो कि आपके ह्यूमन राइट्स के लिए क्या है, खराब है, ह्यूमन राइट्स को जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका प्रीजुडाइस हो गया, टॉर्चरिंग हो गया, सेफ गार्डिंग वल्नरेबल कम्युनिटीज। तो इन इन सब के राइट्स को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए सारी आपके इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ये आपकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंटल एंटिटीज आपस में कोलैबोरेट करती है इन सबको डील करने के लिए। अब इसी, अगर इन सबको डील करने के लिए अगर कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा क्राइम एक तरीके से हो जाता है, तो उस सब से डील करने के लिए आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी बनाया गया है। ठीक है, जो इस तरीके के आपके जो चार्ज होते हैं उनको प्रोसिक्यूट करने में है, मतलब प्रोसिक्यूशन में लाता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। अभी मैंने बताया कि आपका इंटरनेशनल लेवल पे भी क्रिमिनल लॉ बनाया गया है। ठीक है, ये क्या करता है, ये उन इंडिविजुअल्स के बारे में, मतलब उन इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करता है जो ऐसे क्राइम्स करते हैं जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। अभी मैंने लास्ट लास्ट उसमें भी आपको बताया कि आपके ह्यूमैनिटेरियन लॉ और आपके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में इंटरनेशनल लॉ हेल्प करता है। तो ऐसे ही, तो ये आपका जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ की वो ब्रांच है लॉ की आपकी, जो ऐसे लोगों को प्रोसिक्यूट करती है जो क्राइम करते हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, जैसे कि वॉर क्राइम्स हो गए, जेनोसाइड्स हो गए एंड अदर सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स। ठीक है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड फील्ड दैट एम्स टू होल्ड perpetrators accountable and ensure justice for victims of these crimes। ये इस तरीके के बहुत ही बड़े और बहुत ही मतलब स्पेशलाइज्ड फील्ड में काम करता है ये लॉ हमारा, जो ऐसे लोगों को एक तरीके से अकाउंटेबल होल्ड करता है एंड जो आपके विक्टिम होते हैं, जिन पे क्राइम होता है, उनको जस्टिस दिलवाता है। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो विद टाइम बढ़ती जा रही है। ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आपकी बनाई जा रही है जो आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ को गवर्न करने में एक तरीके से हेल्प करती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल आर इसेंशियल इज इन प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंडर्स एंड परसुइंग जस्टिस वर्ल्ड वाइड। तो ये बहुत ही आपका एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड आपको आपके ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं एंड प्रोसिक्यूट करते हैं ऑफेंडर्स को, और आपको जस्टिस प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस लॉ। अभी मैंने बताया था आपको कि हम एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड भी करती है, तो उस ट्रेड को, उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी कुछ लॉज हैं, तो वो भी आपके इंटरनेशनल लॉ में आते हैं। तो ना इसको एक बार पढ़ते हैं। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस एंड डिस्प्यूट्स आर गवर्न बाय इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स लॉ, कॉमर्शियल लॉ। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्शियल लॉज है जो आपके डील करते हैं इस फील्ड से। इंटरनेशनल ट्रेड लॉयर्स आर इन चार्ज ऑफ नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, मैनेजिंग कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेटरी सिस्टम्स एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम मल्टीनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज। तो आपके जो ट्रेड लॉयर्स होते हैं वही का मतलब काम तो लॉयर ही करेगा ना, लॉ को अप्लाई तो लॉयर ही करेगा। तो वही बात है कि लॉयर क्या करते हैं, आपका जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उनको नेगोशिएट करने में हेल्प करते हैं, आपके जो सिस्टम्स होते हैं उनको रेगुलेट करने में, उनको मैनेज करने में हेल्प करते हैं। कोई अगर दिक्कत आ जाती है, कोई डिस्प्यूट अराइव हो जाता है, तो उसको भी रिजोल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड यूज वो किसको करते हैं, अप्लाई किसको करते हैं, इंटरनेशनल लॉ पे, लॉ को। क्योंकि अब अगर इंटरनेशनल लेवल की हम बात कर रहे हैं तो उसमें इंटरनेशनल लॉ ही अप्लाई होगा। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, एनवायरमेंटल लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगेन, अब जो आपका इंटरनेशनल लॉ का जो आपका स्कोप है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स, लीगल प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज करते हैं जो ऐसे इश्यूज को एड्रेस करते हैं जो कि आपके बायोडाइवर्सिटी, कन्वर्जेशन, क्लाइमेट चेंज एंड ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब में डील करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ है वो बहुत ही जरूरी है
और इसको एक तरीके से, क्योंकि एनवायरनमेंट सबके लिए एक ही है, पूरे वर्ल्ड में एक ही एनवायरनमेंट है, एक ही यूनिवर्स है, तो उसको प्रिजर्व करने का काम सबका है। तो इसीलिए एनवायरमेंटल लॉ का, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ आपको एक ऐसा रेंज प्रोवाइड कराता है जिसमें आप कोऑपरेशन के थ्रू, ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू ऐसी इकोलॉजिकल चैलेंजेस को टैकल कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अगेन, अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी कंट्री के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में, तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू या कोई अलग ऐसा कोई मेथड हो जिससे डिस्प्यूट सॉल्व किया जा सके, वो किया जाता है। ठीक है, आर्बिट्रेशन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लिया अगर किसी दो लोगों, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तो थर्ड पार्टी वो अपना डिस्प्यूट किसी थर्ड पार्टी को, जिसको आर्बिट्रेटर बोला जाएगा, उसको सौंप देता है कि भाई आप हमारा इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करिए। ठीक है, एक बार इसकी रीडिंग ले लेते हैं। थ्रू आर्बिट्रेशन एंड अदर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन procedures, international law provides a forum for settlement of conflicts between states, organizations, and people. In order to provide fair and unbiased dispute resolution, procedures that prevent protected legal fights, arbitrators and attorneys in sector serve as the facilitators of discussions। ये समझ में आ गया होगा कि वही, अगर कोई ऐसा आपका डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सेटल करने के लिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको सेटल करने के लिए आपका इंटरनेशनल लॉ अप्लाई किया जाता है, एंड बहुत ही अनबायस्ड और फेयर आपको डिस्प्यूट का सॉल्यूशन प्रोवाइड हो, इसके लिए उसमें बहुत सारे आपके इस फील्ड में जो काम करते हैं उनको आर्बिट्रेटर्स एंड अटॉर्नीज इन दिस सेक्टर आपके काम करते हैं। ठीक है, तो इन जनरल अगर आप इसका मतलब देखो तो यही है कि आर्बिट्रेशन, अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उसको बैठ के कोऑर्डिनेशन के थ्रू सॉल्व किया जाए, ना कि दंगे फसाद करके। ठीक है, तो दीज वर द स्कोप्स। एक लास्ट ये भी है, क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन। इसका बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। देखो, अब हमारी इंडिया तो बहुत बहुत कल्चरली बहुत ज्यादा रिच है। ठीक है, और अगर आप किसी और कंट्री की भी बात करो तो कुछ ना कुछ कल्चर हर कंट्री का है। अब अगर हम एक आदमी एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको नई कंट्री का जो कल्चर है उसको थोड़ा अपनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरनेशनल लॉ क्या करता है, आपका बहुत सारा कोलैबोरेशन करने का आपको एक तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि आप सारे क्रॉस कल्चर, क्रॉस बॉर्डर्स जो कल्चर है उनको थोड़ा थोड़ा अपना सको, थोड़ा थोड़ा अपने अंदर उनको एडजस्ट कर सको। ठीक है, आप इनकी इसकी रीडिंग ले सकते हो और आपको ये समझ आ ही जाएगा। बाकी इतना कुछ खास इसमें है नहीं, मैंने मीनिंग आपको हिंदी में इसका समझा ही दिया है। एक बार आप इसको रीड कर लेना अपने उससे। ठीक है, नाउ स्कोप हम कर चुके हैं, एक बार फास्ट रीडिंग ले लेते हैं स्कोप्स की। सबसे पहला स्कोप हमारा क्या था, डिप्लोमेसी एंड फॉरेन रिलेशंस। फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल लॉ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इसका क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे आपके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंटरनेशनल लॉ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए मतलब अगर कोई ऐसा ऑफेंस हो भी जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी ह्यूमैनिटी को एक तरीके से वो करता है, तो उसको डील करने के लिए आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी बनाया गया है जो प्रोसिक्यूट करता है ऐसे लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, ये वही एक ब्रांच है लॉ की जो इस तरीके के जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम होते हैं, जेनोसाइड हो गया, वॉर क्राइम्स हो गए, इस तरह के क्राइम्स डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस लॉ। तो ट्रेड में भी आपका स्कोप है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट आपका एनवायरमेंट में भी, भाई जो आपकी अर्थ है, अर्थ पे हर कोई रहता है। ठीक है, तो उसको प्रिजर्व करने का एक तरीके से ऑब्लिगेशन सबके ऊपर है। एक अकेला आदमी तो, एक अकेली कंट्री तो आपकी अर्थ को नहीं बचा सकती ना एनवायरमेंटली। ठीक है, तो इसलिए ये भी इंटरनेशनल लेवल पे डील किया जाता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, आर्बिट्रेशन। कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको आर्बिट्रेटर्स के थ्रू रिजॉल्व किया जा सके जल्दी। नेक्स्ट आपका क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन। इतना सारा कल्चर है वर्ल्ड में, तो सारे कल्चर्स को थोड़ा थोड़ा कोलैबोरेट करने का जो काम है वो भी इंटरनेशनल लॉ आपका करता है। ओके, so now we are going to learn about relationship between international law and municipal law। थोड़ा सा मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको इसका मतलब क्या है। इंटरनेशनल लॉ जो इंटरनेशनल लेवल पे है, ठीक है। म्युनिसिपल लॉ होता है एक कंट्री का लॉ, एक स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट का लॉ। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा सारा
लिखा गया है, ठीक है। आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, ये आपके म्युनिसिपल लॉ के अंदर आते हैं, ठीक है, जो कि एक सिंगल कंट्री में अप्लाई होता है। एंड इंटरनेशनल लॉ जो है वो आपका पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है, ठीक है। अभी हम इनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। अब जो इसके रिलेशन, अगर आपको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है तो उसके लिए दो थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है। उन थ्योरीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इसकी रीडिंग लो। द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ कैन बी मेनली एक्सप्लेन बाय टू प्रिंसिपल थ्योरीज, नेमली मोनिज्म एंड डुअलिज्म। मोनिज्म का मतलब, पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। मोनिज्म का मतलब क्या है? जो सिंगल ओरिएंटेड है, जो एक ही तरीके से चीज को देखता है, ठीक है। एंड डुअलिज्म का मतलब है जो दो तरीके से, उसका मतलब अनदर साइड भी देख के चलता है, ठीक है। अब इसका आगे देखते हैं। द फॉर्मर थ्योरी स्टेट्स दैट इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ आर टू कंपोनेंट्स बट कॉम्प्लीमेंट्री टू वन सिंगल सिस्टम। क्या कहना है इसका? ठीक है, ये दोनों अलग आपके कंपोनेंट्स हैं, बट ये एक ही, इनका जो यूनिट है, इनका जो मेन सोर्स है वो एक ही है। while the later states that both the laws are entirely different, distinct and independent legal system। दूसरा बोलता है, मोनिज्म तो कहता है कि भाई एक ही है, बेशक दोनों के नाम अलग अलग है, तरीके अलग अलग है, बट एक ही सोर्स है। अप्लाई वो लोगों पे ही होना है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे लोकल लेवल पे हो। बट आपका जो डुअलिज्म है वो कहता है कि नहीं, दोनों अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का सिस्टम अलग है। द डुअलिस्ट theory believes that state law involves the rules of single states, whereas international law involves the legal system of multiple states। तो डुअलिज्म क्या कहता है भाई? जो स्टेट लॉ है वो स्टेट, एक सिंगल स्टेट के बारे में बात करता है, जो इंटरनेशनल लॉ है वो पूरे मल्टीपल स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। एंड हैंस दिस स्टोरी इज समटाइम्स नोन एज प्लूरलिस्टिक थ्योरी। तो अगर आपके एग्जाम में प्लूरलिस्टिक थ्योरी लिखा आ जाए तो घबराना नहीं है, डुअलिस्टिक थ्योरी और प्लूरलिस्टिक थ्योरी दोनों सेम है, ठीक है। अब इनके बारे में डीप पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेस्टिक थ्योरी के बारे में। अब ये आपकी जो डेवलप की थी, तो जर्मन स्कॉलर्स थे जिन्होंने 18th सेंचुरी में ये डेवलप करी थी। नाम है मॉजर, हेगल, ब्रेकबॉम एटसेट्रा। तो ये तीन नाम लिखे हैं मैंने, आप दो भी अगर याद कर सकते हो तो कर लेना, अच्छी बात है। एक कर लोगे तो वो भी ठीक ही है। और 19th सेंचुरी में इसने किसने इसको बढ़ाया? रिट ने एंड केल्सन ने और डोगेट ने, ठीक है। तो ये तीन नाम इसमें दिया है, 18th में अलग, 19th में अलग। फिर इसमें क्या माना जाता है? इट इज बिलीव दैट इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ आर द एस्पेक्ट्स ऑफ वन लीगल सिस्टम एंड आर नॉट डिफरेंट टू ईच अदर। इसमें इन लोगों ने क्या माना है कि भाई जो इंटरनेशनल लॉ है और जो म्युनिसिपल लॉ है वो दोनों एक ही है, और वो किसी भी अलग लीगल सिस्टम से में इन्वॉल्व नहीं है। दोनों का सोर्स भी एक ही है, बेशक उनका नाम अलग कर दिया गया हो, ठीक है। इनका मानना ये था, ठीक है। दे आर इन द व्यू दैट बोथ इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल, अगेन वो क्या कहते हैं कि भाई उनका मानना, वो इस तरीके की सोच रखते थे कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ दोनों एक ही ब्रांच, एक ही सोर्स से निकले हैं। क्या बोला है इसमें कि दे आर फेसेट्स ऑफ सेम फिनोमेनन। जो भी फिनोमेना है वो एक ही फिनोमेने से ड्राइव होके आगे बढ़े हैं। एंड बिलोंग्स टू यूनिटरी ऑर्डर कॉम्प्राइज बाय द कंसेप्शन ऑफ लॉ। तो वो एक ही यूनिटरी, आपका मतलब उनका जो यूनिट है वो एक ही है, एक ही उससे वो ड्राइव होके निकलते हैं, ठीक है। अब बट इट इज नॉट क्लैरिफाइड, लेकिन ठीक है, उन्होंने ये तो बोल दिया कि आपका जो म्युनिसिपल है, म्युनिसिपल लॉ है और इंटरनेशनल लॉ है वो एक ही ओरिजिन से निकले। बट उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि वो जो लीगल सिस्टम है जिससे वो निकले हैं या जहां से वो ड्राइव हुए हैं वो म्युनिसिपल बेस्ड है या इंटरनेशनल। बट ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर बोथ द लॉज इन वन वे और अदर वे। इनका मानना ये था कि भाई चाहे तुम म्युनिसिपल लॉ कह लो या तुम इंटरनेशनल लॉ कह लो, रेगुलेट तो वो इंडिविजुअल्स को ही करते हैं। इंडिविजुअल्स का मतलब लोगों को ही करते हैं, ठीक है। तो इनकी ये मान्यता थी। अब ये मोनेस्टिक थ्योरी, मोनेस्टिक थ्योरी कोई थ्योरी का नाम नहीं है। मोनेस्टिक का मतलब है कि मोनेस्टिक सोच रखने वालों की थ्योरी है। मोनेस्टिक का मतलब मैंने बताया ना, एक ही तरीके से सोचने वाले। तो इन्होंने एक ही तरीके से एक ही सोर्स बताया है, ठीक है। तो अब ये मोनेस्टिक थ्योरी के जो लोग थे जिन्होंने मोनिस्टिक थ्योरी, जिनका मोनिस्टिक माइंडसेट था इन दोनों की थ्योरीज को लेके, उन्होंने दो थ्योरीज दी थी। पहले मतलब एक तरीके से ये मोनिस्टिक थ्योरी की सब थ्योरीज है, ठीक है। पहली डेलीगेशन थ्योरी, ये कहते हैं कि मोनिस्टिक सपोर्ट डेलीगेशन थ्योरी विच स्टेट दैट every state constitution has been delegated the authority in which manner international law will apply to them। हर स्टेट के हर कॉन्स्टिट्यूशन को ये अथॉरिटी दी गई है कि उनको किस तरीके से अपने अपनी कंट्री में, अपनी स्टेट में इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करना है, उनकी खुद की मर्जी है, ठीक है। इस थ्योरी का मानना है कि इंटरनेशनल लॉ विल अप्लाई टू म्युनिसिपल लॉ विदाउट एनी स्पेसिफिक डेलीगेशन एंड दिस गिव्स, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूशन में बाय
डिफॉल्ट ये चीज डाली गई है कि भाई आपको इंटरनेशनल लॉ अपनी कंट्री में अप्लाई करना है। इसमें एक तरीके से ये माना गया है कि आपका जो म्युनिसिपल लॉ है वो आपका सेकेंडरी है, एंड प्राइमरी जो है वो आपका इंटरनेशनल लॉ है, क्योंकि वो एक तरीके से बहुत ही वाइड रेंज में काम करता है इसलिए। ठीक है, द थ्योरी डज प्रोवाइड प्राइमेसी टू इंटरनेशनल लॉ। प्राइमरी ये किसको मानता है? इंटरनेशनल लॉ को। किसके ऊपर? म्युनिसिपल, एज इट इज अप्लाइड इमीडिएटली विदाउट एनी ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि कोई भी स्टेट हो, कुछ भी हो, अगर कोई इंटरनेशनल लॉ है तो वो उस स्टेट, अब इसमें मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इंटरनेशनल लॉ के बारे में लिखा हो या ना लिखा हो, अगर इंटरनेशनल लेवल पे ये लॉ बन गया है तो वो आपकी कंट्री को मानना ही पड़ेगा, आपकी स्टेट को मानना ही पड़ेगा। इसमें इन इस थ्योरी इसमें इस थ्योरी में ये कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको जो प्राइमरी सोर्स, मतलब प्राइमरी थ्योरी, मतलब प्राइमरी लॉ जिसको माना गया है वो आपके इंटरनेशनल लॉ को माना है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रंड नॉर्म, ग्रंड नॉर्म थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बोला गया है कि ये भी आपकी मोनिस्टिक थ्योरी में ही दी गई है। केल्सन, ऑस्ट्रियन जूरिस्ट, सेज दैट द बोथ लॉज आर मैनिफेस्टेशन। अगेन इसने यही बोला कि भाई ये एक ही लॉ यूनिट, इनकी एक ही यूनिट थी जहां से ये ड्राइव हुए हैं। जैसे अब ये कहता है कि जैसे हमें पता है कि सिंस स्टेट शुड बिहेव एज दे कस्टमरली हैव बिहेव्ड, द इंटरनेशनल लॉ इज सुप्रीम, एंड ऑल्सो बिकॉज इंटरनेशनल लॉ, क्यों क्यों माना गया है इंटरनेशनल लॉ को सुप्रीम? इसलिए माना गया है कि भाई जो इंटरनेशनल लॉ है वो हायर अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए उसको प्राइमरी लॉ माना गया है। अकॉर्डिंग टू केल्सन, इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू डिनाई दैट टू लीगल सिस्टम कंस्टिट्यूट अ सिंगल सिस्टम व्हेन इंटरनेशनल लॉ इज एक्सेप्टेड, दैट इज रूल्स ऑफ लीगल चार्टर। क्या इसमें ये कहा है कि भाई आप डिनाई कर ही नहीं सकते इस बात से कि ये दोनों आपके एक ही सिंगल यूनिट से निकले गए हैं, जब हमें ये पता है कि इंटरनेशनल लॉ अगर लीगल चार्टर में लिखा गया है तो वो हमें मानना ही मानना है। ठीक है, तो क्योंकि इसको सुप्रीमेसी दी गई है, आगे इंटरनेशनल लेवल पे है। तो आपके मोनिस्टिक थ्योरी में दो थ्योरी है, डेलीगेशन थ्योरी एंड ग्रैंडसन थ्योरी, ग्रैंड नॉर्म थ्योरी, सॉरी। ठीक है, तो आपकी जो डेलीगेशन थ्योरी है उसमें क्या बोला गया है कि भाई ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करे या ना करे, आपको आपका बाय डिफॉल्ट ये डेलीगेटेड अथॉरिटी होती है आपके म्युनिसिपल लॉ के पास कि आपको इंटरनेशनल लॉ लगाना ही लगाना है अपनी कंट्री में। ऐसे ही ग्रैंड नॉर्म में बोला गया है कि क्यों लगाना है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इज सुप्रीम। क्यों है सुप्रीम? क्योंकि वो हायर अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं हम। नहीं, सबसे पहले हम इसका क्रिटिसिज्म, इसका क्रिटिसिज्म हुआ था, उस क्रिटिसिज्म को हमको एक बार देखते हैं। ठीक है, मोनिज्म इज वेरी साउंड थ्योरी। ठीक है, मानते हैं हम कि हो सकता है ऐसा, क्योंकि अगर जैसे इन्होंने बोला था अपनी थ्योरी में कि लगना तो वो लोगों पे ही है, तो हम मानते हैं इसको, इस बात को कि वो लोगों पे लगना है। लेकिन ये बहुत बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हो, थ्योरी इज डिफिकल्ट बिकॉज एवरी स्टेट इज सॉवरेन। भाई हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रियम्बल में भी तक ये चीज लिखी गई है कि सॉवरेन वर्ड हमारी प्रियम्बल तक में मेंशन है। तो आप किसी भी म्युनिसिपल मतलब आप किसी भी स्टेट को फोर्स तो नहीं कर सकते ना कोई भी लॉ अप्लाई करने के लिए, उसकी खुद की मर्जी है वो करे या ना करे। अगर एक्चुअल प्रैक्टिकल उसमें देखे या नहीं देखे, तो इसमें तो यही माना जाता है कि स्टेट्स ओबे इंटरनेशनल लॉ ओनली व्हेन दे कंसेंट फॉर द सेम। तो यही एक तरीके से इसकी क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई ठीक है, आपने तो बोल दिया कि लगना ही लगना है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो स्टेट्स को सॉवरेन माना गया, उनकी खुद की मर्जी है वो कुछ लगाना चाहे या ना लगाना चाहे। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारी डुअलिस्टिक थ्योरी। इसमें दो तरीके के, इन्होंने क्या कहा है कि द चीफ पहले तो हम इनके एक्सपोनेंट्स कौन कौन थे उनको देखते हैं। एनजी, हर्ष, लॉटर पैच एंड ट्राइपल। नाम अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज एक कर लो कोई भी याद। ठीक है, डुअलिस्ट होल्ड अ व्यू अनलाइक मोनिस्ट। इनका जो व्यू है वो मोनिस्ट से अलग है। इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ आर टू डिस्टिंक्ट लीगल सिस्टम्स टू प्रूव। इन्होंने कहा है कि भाई दोनों अलग हैं, हम इनको प्रूव करते हैं। इन्होंने अपने इस उसको फैक्ट को प्रूव करने के लिए तीन कॉन्सेप्ट दिए हैं। पहला, अगर आप दोनों का ओरिजिन देखो, भाई जो ओरिजिन म्युनिसिपल का है वो स्टेट्स में से है, वेयर एज इंटरनेशनल का अगर आप लॉ का जो ओरिजिन है वो देखते हो तो वो डिफरेंट नेशंस के कॉमनवेल पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आपका जो म्युनिसिपल का है वो सिर्फ एक स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब अगर म्युनिसिपल लॉ को देखें तो वो किस पे अप्लाई होता है? इंडिविजुअल्स पे। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लॉ को देखें तो वो डिफरेंट स्टेट्स पे अप्लाई होता है, कंट्रीज पे अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट,
सब्सटेंस ऑफ देयर लॉ, म्युनिसिपल लॉ इज सॉवरेन ओवर इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ना, उनकी मर्जी है। वेयरएज इन इंटरनेशनल लॉ नो वन इज सुप्रीम, इट्स सिंपली द सॉवरेनिटी बिटवीन स्टेट्स। इंटरनेशनल लॉ पे अगर बात देखो आप, तो वो किसी में भी कोई भी उसमें सुप्रीम नहीं है, कोई स्टेट सुप्रीम नहीं है, कुछ नहीं है। जिस मतलब उनकी सिंपली सॉवरेनिटी की स्टेट्स की जो सॉवरेनिटी है उस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। अभी सॉवरेनिटी वर्ड पे कंफ्यूज मत होना, सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है, खुद की मर्जी होना। तो इसने दो थ्री कॉन्सेप्ट्स भी दिए अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए। अब उसमें जैसे मोनेस्टिक में दो थ्योरीज थी ना आगे, डेलीगेशन थ्योरी और आपकी ग्रैंड नॉर्म थ्योरी, तो ऐसे ही इस ड्युअलिस्टिक थ्योरी को वो करने के लिए इसने एक थ्योरी दी है अडेप्टेशन थ्योरी। इसका क्या मतलब है कि ड्यूलिस्ट क्या बिलीव करते हैं, जो जो ड्यूलिस्ट सोच रखते हैं अपनी, वो क्या बिलीव करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को आप म्युनिसिपल लॉ में अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? जब तक अगर आपको इंटरनेशनल लॉ को म्युनिसिपल लॉ में अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल लॉ को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा म्युनिसिपल लॉ में, ठीक है। क्या मतलब है? अडप्टेशन, अडप्शन करना पड़ेगा उसका। इन सिंपल वर्ड्स, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट नो रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ will be applied on the municipal law by its own force, खुद से नहीं लग सकता वो, जब तक they through the transformation theory or they are specifically adopted by the municipal courts and systems। क्या मतलब है इसका? जब तक म्युनिसिपल कोर्ट या सिस्टम उसको खुद अडप्ट नहीं करता तब तक वो नहीं लगेगा। दिस थ्योरी ऑल्सो मार्क्स द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रीटीज विच आर प्रोमिसिंग इन नेचर वाइल द म्युनिसिपल लॉ विच द कमांडिंग इन नेचर। इसमें क्या मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज में इसने इनमें भी आपका जो है डिफरेंशिएशन मेंटेन किया है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज प्रॉमिसिंग होती है एक दूसरे के साथ कि भाई हम प्रॉमिस करते हैं हम ये सब नहीं करेंगे, बट म्युनिसिपल लॉ में आपसे कोई प्रॉमिस नहीं किया जाता, आपको कमांड दी जाती है कि आपको ये करना है, ठीक है। तो इस अडेप्टेशन थ्योरी के थ्रू क्या बोलना चाह रहा है कि जब तक आप इंटरनेशनल लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, जब तक आपकी जो स्टेट है वो उसको म्युनिसिपल लॉ की तरह सिस्टम में अडप्ट नहीं करती, ठीक है। तो इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ है। द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ आर ट्रांसफॉर्म्ड और अडॉप्टेड बाय द म्युनिसिपल लॉ इज नॉट ट्रू इन एब्सोल्यूट सेंस बिकॉज देयर आर सम नॉर्म्स दैट आर लिंक्ड विद द स्टेट एट द विल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कि भाई ये एब्सोल्यूट बात नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रू नहीं है आपकी, आपने जो पॉइंट रखा है कि आप अडॉप्ट करोगे तभी होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसे लॉज नॉर्म्स हमने देखे हैं जो डायरेक्टली अप्लाई हो रखे हैं इंटरनेशनल लॉ के। तो ये आपका क्रिटिसिज्म था आपका डुअलिस्टिक थ्योरी का। नाउ थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको दोनों थ्योरीज समझ में आई होंगी। दोनों थ्योरीज, जो दोनों लोगों की सोच थी, डुअलिस्ट्स की अलग थी, मोनिस्ट्स की अलग थी, तो उन सोच में उन दोनों ने जो जो थ्योरीज दी, जैसे मोनिस्ट ने आपकी दी डेलीगेशन थ्योरी और फिर आपकी ग्रैंड नॉर्म थ्योरी, तो ये दोनों आपको समझ में आई होंगी। एंड आपकी जो डुअलिस्ट में उसमें अडेप्टेशन थ्योरी, तो ये आपकी थ्योरीज थी, इनके थ्रू हमने अपना रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया है, ठीक है। एंड आई होप आपको स्कोप्स भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। एंड इस वीडियो का लिंक इस